दूसरा बिंदु, प्रेम की अनुभूति और विरह। रीतिमुक्त काव्यधारा में प्रेम की अनुभूति अत्यंत गहरी और आत्मिक रूप में सामने आती है। यह प्रेम किसी बाहरी आकर्षण, सजावट या कल्पना का परिणाम नहीं होता, बल्कि वह मन और जीवन के अनुभवों से जन्म लेता है। कवि प्रेम को केवल एक भाव के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेता है। प्रेम उसके लिए जीवन का केंद्र बन जाता है और उसी केंद्र के चारों ओर उसकी सारी अनुभूतियां घूमती रहती है। प्रेम यहाँ केवल सुख देने वाला नहीं, बल्कि जीवन को नया अर्थ देने वाला तत्व बन जाता है। इन कवियों के यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम के साथ विरह अनिवार्य रूप से जुड़ा दिखाई देता है। विरह केवल प्रिय के दूर होने का दुख नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने भीतर गहरे उतर जाता है। जब प्रिय पास नहीं होता, तब मन अपनी सारी इच्छाओं, आशाओं और स्मृतियों के साथ अकेला पड़ जाता है। यही अकेलापन धीरे धीरे पीड़ा में बदल जाता है और यह पीड़ा प्रेम को और भी गहरा बना देती है। विरह के बिना प्रेम अधूरा लगता है और इसी कवि विरह को भी प्रेम का एक आवश्यक अंग मानते हैं। प्रेम और विरह के चित्रण में इन कवियों ने दिखावे या बनावट से हमेशा दूरी बनाए रखी। वे अपनी पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उसे असली रूप में व्यक्त करते हैं। उनके यहाँ आंसू केवल आंखों में नहीं, बल्कि आत्मा में बहते हुए दिखाई देते हैं। उनकी व्यथा शोर नहीं मचाती, बल्कि एक स्थिर और गहरी चुप्पी के माध्यम से प्रकट होती है और यही चुप्पी पाठक के मन को सबसे अधिक प्रभावित करती है और उसे भीतर तक छू जाती है। इन कवियों के लिए विरह एक प्रकार की साधना बन जाता है। वे इस दुख को सहते ही नहीं, बल्कि उससे सीखते भी हैं। यह पीड़ा उन्हें कमजोर बनाने की जगह अधिक संवेदनशील बनाती है। उनके भीतर एक नई दृष्टि पैदा होती है, जिससे वे अपने जीवन को और गहराई से देखने लगते हैं। प्रेम उन्हें कोमल बनाता है और विरह उन्हें गंभीर। इन दोनों के मेल से उनकी कविता में एक अनोखी गंभीरता और मिठास उत्पन्न होती है, जो पाठक को लंबे समय तक याद रहती है। प्रेम की अनुभूति और विरह का यह भाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे यह एक व्यापक मानवीय संवेदना का रूप ले लेता है। कवि की पीड़ा पाठक की पीड़ा बन जाती है और उनका प्रेम पाठक के हृदय में भी उसी प्रकार का कंपन उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह धारा केवल एक व्यक्ति के मन की कहानी नहीं, बल्कि मानव हृदय की साझा कहानी बन जाती है। यही कारण है कि इस प्रकार की कविता काल के बंधनों से मुक्त होकर भी हमेशा नई और जीवित लगती है। कवि घनानंद के निम्न पद से हम इसे समझते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नैकु सयानप बांक नहीं। तह सांचे चले तजी, आपुन पौ झिझके कपटी यो निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ इकते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पड़े हो, लला मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। इस पद का अर्थ यह है कि सच्चे प्रेम का मार्ग बहुत सीधा और पवित्र होता है। वहां कोई चालाकी, बनावट या टेढ़ापन नहीं चलता। उस मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जो अपना स्वार्थ और अहंकार छोड़कर पूरी सच्चाई के साथ आगे बढ़े, क्योंकि प्रेम में कपट करने वाला या मन में डर रखने वाला व्यक्ति कभी निडर होकर आगे नहीं बढ़ सकता। कवि अपनी प्रिय से कह रहा है कि प्रेम में कोई लेन देन या हिसाब किताब नहीं होता। यहाँ एक मन के बदले दूसरा मन तौला नहीं जाता।
जो व्यक्ति प्रेम को गणना और स्वार्थ से समझने का प्रयास करता है वह प्रेम की सच्ची भावना को नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रेम में दिल दिया जाता है और उसे तौल कर या नाप कर वापस लेने की भावना नहीं होती। काव्य की समझ और मुक्त शैली। रीतिमुक्त कवियों की काव्य दृष्टि परंपरा से भिन्न और अधिक स्वतंत्र थी। वे कविता को किसी निश्चित संरचना या बंधी बंधाई शैली में सीमित नहीं मानते थे। उनके लिए कविता मन की स्वाभाविक गति थी जो स्वयं अपना मार्ग खोजती थी। उनका विश्वास था कि जब तक कवि के भीतर की अनुभूति स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं आती तब तक कविता सजीव नहीं हो सकती। इसी कारण उन्होंने पुरानी रीतियों का पालन करने की जगह अपने अनुभव और संवेदनाओं को प्राथमिकता दी। मुक्त या मुक्तक शैली का सबसे बड़ा गुण यह था कि इसमें भावनाओं को बिना रोक टोक के व्यक्त किया जा सकता था। कवि अपनी इच्छा के अनुसार शब्दों का चयन करता था, वाक्यों का गठन करता था और अपनी लय स्वयं निश्चित करता था। इससे कविता में एक प्रकार का प्रवाह पैदा हो जाता था जो पाठक को सहज ही अपने साथ बहा ले जाता था। इसमें कठोर नियमों की जगह भावों की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। यही कारण है कि इन कवियों की रचनाएं अधिक जीवित, अधिक वास्तविक और अधिक प्रभावशाली बन सकी। इन कवियों की काव्य समझ केवल भावुकता तक सीमित नहीं थी। वे यह भी जानते थे कि कविता में स्पष्टता, संतुलन और गहराई का होना आवश्यक है। इसी कारण उन्होंने अनावश्यक अलंकरण से परहेज किया और सीधे, सरल और अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया। उनकी भाषा में बनावट की जगह सहजता दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कविता उनके लिए कोई कठिन साधना नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक विस्तार थी। मुक्त शैली में कल्पना का भी विशेष स्थान था, लेकिन यह कल्पना वास्तविक जीवन से कटी हुई नहीं थी। यह जीवन की सच्चाइयों से जुड़ी हुई थी और उन्हीं से ऊर्जा ग्रहण करती थी। कवियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को ही अपनी रचनाओं का आधार बनाया। वे समाज, जीवन, प्रेम, दुख और अकेलेपन को अपने भीतर महसूस करते थे और फिर उन्हें शब्दों के माध्यम से सामने रखते थे। इससे उनकी कविता में एक नैसर्गिक शक्ति का संचार हुआ। इस प्रकार रीतिमुक्त काव्य की यह मुक्त शैली हिंदी साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई। इसने कविता को दरबारी सीमाओं से निकालकर जनसामान्य के जीवन से जोड़ा। इससे कविता केवल विद्वानों की संपत्ति न रहकर आम मनुष्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति बन गई। कवि और पाठक के बीच की दूरी कम हो गई और कविता अधिक आत्मीय बन गई और यही इस धारा की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। प्रश्न नंबर 2, रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषताएं बताइए।